चलिए बिगिन करते हैं फिर चैप्टर फंक्शंस के साथ। फंक्शंस वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मान लो कि रिलेशन का ही जो है वो कंटिन्यूएशन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि रिलेशन नाम का चिड़िया जो तो दिमाग से कब का उड़ गया होगा आप लोग। तो थोड़ा सा अपन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम से हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेता, फिर फंक्शन के आइडियाज पे आएंगे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज था। सपोज करो कि ए इक्वल्स टू ऐसे रैंडमली ए कॉमा बी कॉमा सी दिया हुआ है, और मान लो कि बी इज इक्वल्स टू रैंडमली 1, 2 लेके मैं छोड़ दूँ। ठीक है, सोचो आप एक बार कि यहाँ पर a इंटू बी का मीनिंग क्या हो, अगर याद हो तो a,1 वेरी गुड, फिर a,2 करेक्ट, फिर b,1 फिर बहुत बढ़िया, फिर c,1 फिर c,2। कहीं पर भी कोई परेशानी हो आराम से दिल खोल के पूछो। क्लियर मेरे ख्याल में, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। अगला मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत इसमें से सबसेट काट काट के निकाल के मेरे को बताइए कुछ सैंपल्स। जैसे आपको याद होगा सबसेट लेने के लिए आप रैंडमली कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो, और क्या कर सकते हो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो एंड सो ऑन। तो मान लो कि एक मैंने 1 वाला ले लिया, एक मैं 2 वाला ले लेता हूं A1 और लेट्स से B2, एक मैं मान लो कि 3 वाला ले लेता हूं A1 A2 फिर B1। ठीक है, फिर मान लो कि मैं 3 वाला ही लेता हूं लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग रख लेता हूं, तो A1 फिर लेट्स से B1 और फिर लेट्स से C2। ठीक है, फिर 3 के बाद में मान लो कि 4 वाला भी हो सकता है, तो 4 वाला ले लो A1 B2 C1 एंड लेट्स से C2। ठीक है, ऐसा आप 5 वाला भी ले सकते हैं, 6 वाला भी ले सकते हैं एंड सो। रिलेशन का मीनिंग था कि एनी सबसेट taken out from Cartesian product will be called as relation from first set to second set। ये हो गया मेरा नॉर्मल सेट, ये हो गया मेरा नॉर्मल सेट, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने का प्लान किया तो बना मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें से कुछ गिना चुना अगर आप एलिमेंट्स उठा लेते हो और एक नया सेट क्रिएट कर देते हो तो उस नए सेट को क्या बोला जाएगा, रिलेशन। और वो नया सेट बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करो तो सबसेट है। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। This was the definition कि any subset taken from a Cartesian product will be called as what, relation। from where to where, from first set to second set। यहाँ के सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में from A to B। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसमें से कुछ भी रिपीट करना है कि सब चीज आ गया समझो, आ गया समझ। अब थोड़ा बचपन को याद करो, कोई भी 3 साइड का जो फिगर होता था उसको आप क्या कहते थे, ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं आपको और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं कि देखो यार 3 साइड वाला फिगर है आपके पास में और 3 में से 2 साइड इक्वल है, एक साइड थोड़ा अलग है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप ट्राइंगल नहीं बोलोगे, यस यू आर राइट, तब आप उसको क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलोगे। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो 3 साइड का फिगर तो है मेरे पास, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल दोगे। अगेन यू आर नॉट स्टेइंग एट ट्राइंगल, आप थोड़ा सा उसको अपग्रेड करके इक्विलैटरल ट्राइंगल कह रहे हैं। ठीक है मेरे ख्याल। फिर सपोज करो कि ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हम क्वाड्रिलैटरल के केस में भी देख सकते हैं। मान लो कि मैं अगर सिंपली बोलूं कि 4 साइड का एक फिगर है मेरे पास, तो दोस्तों क्या बोलोगे आप, क्वाड्रिलैटरल। मैं आपको बताऊं कि देखो 4 साइड का फिगर है और ऐसा सिचुएशन है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल है, तब क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। फिर अगर मैं बोलूं कि देखो क्वाड्रिलैटरल है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल है और सारा एंगल 90 डिग्री, जब रेक्टेंगल। फिर अगर मैं बोलूं कि एक 4 साइड का फिगर है, दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल है और सारा साइड इक्वल है, रोम्बस। रोम्बस मतलब आज ही पढ़ा रहा था इसे, मुझे भी याद। और लास्ट में आता था कि एक 4 साइड का फिगर है, सपोज करो दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है, सारा एंगल 90 डिग्री, सारा साइड इक्वल, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो 4 साइड का यदि बस फिगर हो आपके पास में तब वो क्वाड्रिलैटरल। और जैसे जैसे आपके पास में एडेड इंफॉर्मेशन, एडेड कंडीशंस आता जाता है कि 4 साइड भी है साथ में, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे वैसे आप उसके नाम का अपग्रेडेशन करते रहते हैं। ठीक है ना, यू स्टार्टेड फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल, कभी आपने पैरेललोग्राम कह दिया, कभी आपने रेक्टेंगल कह दिया, कभी आपने स्क्वायर कह दिया। और मान लो कि मैं बोलूं कि दोनों अपोजिट साइड नहीं पैरेलल, एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, फिर क्या कह दोगे, ट्रापीजियम। आया बात समझ। तो पॉइंट मेरा ये है कि 4 साइड के फिगर को आप कहते थे क्वाड्रिलैटरल, जैसे ही कोई एडेड इंफॉर्मेशन आपके पास में आया आपने नाम को चेंज कर दिया। उसी तरीके से क्या है देखो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से if you cut out any subset or if you pick out any subset
then that subset will be called as relation. That subset will be called as relation. यहां तक सब बात ओके है। उसके बाद में क्या है कि अगर आपका रिलेशन दो पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करे, जो कंडीशन मैं समझाऊंगा आपको कि क्या है, then you can say कि my function now has been upgraded, sorry, my relation is now upgraded to function. ठीक है, जैसे चार साइड का फिगर तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन चार साइड का फिगर प्लस इंफॉर्मेशन है कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं, तब क्या पैरेललोग्राम। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से कटा हुआ कोई भी टुकड़ा यानी कि कोई भी सबसेट अगर है तो पक्का पक्का रिलेशन। इसके साथ साथ दो और एडेड कंडीशन को फुलफिल अगर वो कर दे तब वो बनेगा फंक्शन, और यदि ना कर पाए तो वो रिलेशन का रिलेशन रह जाएगा। आया बात समझ। अगला चर्चा हमको कर रहे हैं कि भाई वो दो क्या कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। चार बार बोलो तो मेरे साथ, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार और बोलो, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलो, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बोलो सर इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहां से एब्सेंट कहां से रिपीट, ये वो। तो बात ऐसा है, देखो कि जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया उसके अंदर यू शुड फोकस ऑन द फर्स्ट सेट। ठीक है, इसका जितना एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स पे मैं ये कंडीशन इंपोज करना चाहता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा लंबा वाला स्टेटमेंट बोलो। बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट में से कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जो जो रिलेशन इस पर्टिकुलर आइडिया को फुलफिल कर रहा होगा वो सारा रिलेशन को आप अपग्रेड करके फंक्शन का कैटेगरी में डाल सकते हैं, और जो लोग इसको फुलफिल करने से फेल हो जाएगा वो रिलेशन का रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, आइए चेक करें कि कौन कौन बन पाता है, कौन कौन नहीं बन पाता है। देखिए ध्यान से, इसमें ये रिलेशन तो है, लेकिन क्या इसके अंदर में फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट आ पाया? ए आया, बी और सी तो कहीं नहीं आया, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है, थोड़ा इस रीजन पे भी बात करना होगा। सी एब्सेंट है यहां से इसलिए नहीं। ओके फाइन, वेरी गुड। ये वाला क्यों? इसमें ए दो बार है और सी नहीं है, इसीलिए ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ये वाला, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है बताओ? फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट एग्जैक्टली एक एक बार आ रहा है और कोई एब्सेंट भी नहीं है, मतलब कोई एब्सेंट भी नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं हुआ, इसीलिए इसको फंक्शन आप कह सकते हो। नेक्स्ट आप आ जाओ इसमें मेरे ख्याल में सी दो बार आ रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिपीटेशन का कि एब्सेंस का? रिपीटेशन का प्रॉब्लम है। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम था? एब्सेंस। इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसमें दोनों था, रिपीटेशन भी था और एब्सेंस भी था। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो ये भी फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा? ये भी फंक्शन नहीं है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक बार मेरे को फिर से बताओ कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट और ऐसा सबसेट जिसके अंदर में फर्स्ट सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा एलिमेंट किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए और कोई भी आदमी दो बार नहीं आना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर लिया आपका रिलेशन, देन दैट विल बी अपग्रेडेड एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन। और जो नहीं कर पाया वो फंक्शन नहीं बना। अब एक ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा हूं, बताना। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? फॉल्स। ये रिलेशन फंक्शन तो नहीं बन पा रहा। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन? ट्रू, क्योंकि हाँ फंक्शन जो है वो रिलेशन से ही अपग्रेड होके आया होगा, तो रिलेशन तो उसको होना ही पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट बात आता था डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, इस वाले डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो डोमेन का डेफिनेशन आज भी वही पुराना वाला ही है। कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉम्पोनेंट विल बी कॉल्ड एज डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कॉम्पोनेंट विल बी कॉल्ड एज रेंज। कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कॉम्पोनेंट विल बी कॉल्ड एज रेंज। थर्ड बात आता है आपके कोडोमेन का। तो कोडोमेन आपको याद है पहले क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकेंड वाला सेट, ये ओवरऑल हमारा कोडोमेन होता था। सेम चीज फंक्शन में भी हो, सेकेंड वाले सेट को हम क्या बोलेंगे बताओ? कोडोमेन। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है? एबीसी। रेंज क्या है? 1 2। कोडोमेन क्या है? 1 2 बोलो या डायरेक्टली आप बी बोल के छोड़ दो, बी में जो आ रहा होगा आ रहा होगा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का। एक छोटा सा और चीज, हालांकि पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लो फिर आएंगे उस पढ़ो, तो इसको पढ़ो। एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ
all the elements of A appear as first component in the ordered pairs of the relation exactly once. अब देखो जो मैंने बोला ना कि कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, उसी बात को इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ कि if all the elements of A कौन है, फर्स्ट सेट, appear as a first component in the ordered pairs of the relation exactly once. appear होना है एक बार और रिपीट नहीं होना है, तो मतलब एब्सेंट भी नहीं होना है और रिपीट भी नहीं होना है। चलेगा, बैठ गया दिमाग में ये चीज। आगे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल्स को देखो, जैसे इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ध्यान से समझें। ये बोल रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इसका यदि मैं ए इंटू बी डेवलप करूं तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा, 25। 5 इंटू 5 25। अब 25 लिखने का जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा लिखा, बाकी डॉट डॉट देके छोड़ दिया। फिर क्या है कि ऐसा सोचो मन में कि ये सारा रिलेशन जो मैंने काटा है वो ए इंटू बी में से काटा है, काट काट के टुकड़ा निकाला, ठीक है। अभी आपको ये टुकड़ा देखना है और जज करना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, हालांकि मुझे साइड में लिखा हुआ ही है, बट आपको प्रॉपर रीजन देना है कि क्यों कोई फंक्शन है और क्यों कोई फंक्शन नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले में फंक्शन है कि नहीं है सोचो, क्यों है वो सोचो। a1 b2 c3 d4 e1, मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है a इंटू बी, पहला आदमी हुआ a, तो अगर मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स में a का एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक एक बार आ रखा है, यानी कि a का एलिमेंट्स में से कोई एब्सेंट भी नहीं है और कोई रिपीटेड भी नहीं है, तब तो मैं अपने इस कलेक्शन को फंक्शन बोल सकता हूं। आप देखो कि कोई एब्सेंट है नहीं, कोई रिपीटेड है नहीं, क्या ये फंक्शन होगा, हाँ आया बात में, इसीलिए इट इज अ फंक्शन। सेकेंड वाला देखो आप, a1 a2, यहीं पे रिपीटेशन हो गया इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। थर्ड वाला देखो, a1 b2 c3 d4, e एब्सेंट हो गया यहां से, तो फंक्शन की नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। a1 b1 c1 d20 e3, नॉट अ फंक्शन। इसका क्या रीजन हो सकता है, देखो सेकेंड कंपोनेंट साफ साफ बोला गया था कि 1 से लेके 5 के बीच का होना चाहिए, यहां तो थोड़ा बदमाशी हो गया ना, सेकेंड कंपोनेंट को अचानक से 20 बना दिया, वो तो नहीं हो सकता। अगर आपको इन्हीं दोनों में सीमित रहना था तो 20 तक तो नहीं जा सकते हो आप, इसीलिए इसको भी हम फंक्शन नहीं माने। क्लियर मेरे ख्याल में, ओके। थोड़ा सा और देखो, अच्छा ये चीज को मैं थोड़ा बता देता हूं आपको एक बार। फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल सिंबल है, जैसे यहां देखो, ये जो हमारा सिचुएशन था ना, इसमें जैसे ये वाला फंक्शन तो बन गया, ठीक है ना, तो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर आर और फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द लेटर एफ, ठीक है। और एक प्रोटोकॉल फंक्शन में क्या फॉलो होता है देखो, कि अगर आपका सारा का सारा एक्स का वैल्यूज यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट्स ए से आ रहा है और सारा का सारा वाई का वैल्यूज यानी कि सेकेंड कंपोनेंट कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डॉट ए एरो बी। इसको पढ़ा जाता है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और मीनिंग होता है कि वट एवर ऑर्डर्ड पेयर यू विल इंक्लूड इन योर फंक्शन, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम ए एंड सेकेंड कंपोनेंट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम बी। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ये इसका मीनिंग, ठीक है। जब कभी भी ऐसा कुछ भी रेफरेंस आपको दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि सारा फर्स्ट कंपोनेंट आपको कहां से उठाना है, ए से, और सारा सेकंड कंपोनेंट कहां से उठाना है, बी से। कंडीशन किस पे लगाना है, ए पे, ठीक है। यही कंडीशन था ना फंक्शन का कि ए का यानी कि फर्स्ट वाले का सब कोई को आना है और किसी को भी रिपीट नहीं होना है, तो ये कंडीशंस किस पे इंपोज करना है आपको, ए पे। बाकी ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक नोमेनक्लेचर है कि ये यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट में मान लो कि 0 पे आउट अगर आप हो जाते हो तो क्या बोलेंगे कि डक हो गए, वैसा थोड़ी कि बतख बन के उड़ के आना है उसको, जब तो तुम 0 मारा है वहां से उड़ उड़ के तुमको पेविलियन पे आना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं आ सकता आराम से। फर्स्ट बॉल पे ही अगर 0 मार के आउट हो गया बुल्ड तो गोल्डन डक। अब गोल्डन डक का तो वैसे कोई मतलब लॉजिक नहीं है ना वहां पे, लेकिन हाँ एक लिटरेचर है, एक तरीका है बात करने का कि 0 पे आउट हुआ तो डक, फर्स्ट बॉल पे 0 मार के आउट तो गोल्डन डक। तो उसी तरीके से फंक्शन में भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, बस एक तरीका है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन है कि फर्स्ट कंपोनेंट सारा का सारा कहां से आ रहा होगा, ए से आ रहा होगा, सेकंड कंपोनेंट कहां से आ रहा होगा, बी से आ रहा होगा। फर्स्ट कंपोनेंट का सारा जो कलेक्शन है उसको क्या बोलोगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेकंड कंपोनेंट के सारे कलेक्शन क्या बोलोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। और बी को क्या बोलोगे यहाँ पे, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। बी को क्या बोलोगे, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकंड आदमी होता था उसको क्या बोला जाता था, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आया समझ। एक आखिरी लिटरेचर, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में अगर आपसे बात करूं एंड इफ आई आस्क यू
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C, 2 and F, and what is the relation between ordered pair C, 1 and F? What can you tell me? Let me help. This belongs to F and this does not belongs to F. ये तो कह ही सकते हैं, सिंपल सिंपल बात। देखो आप F के अंदर क्या क्या है, A1 आ रहा है, B1 आ रहा है, C2 आ रहा है, इसलिए C2 ऑर्डर्ड पेयर और F में रिलेशन क्या होगा कि बिलोंग्स टू, और C1 ऑर्डर्ड पेयर तो इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका रिलेशनशिप क्या होगा कि डज नॉट बिलोंग्स। यहां तक ओके। अब क्या है, देखो कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके फंक्शन का पार्ट है तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट को बोला जाता है प्री इमेज। क्या कहते हैं बताओ? ये भी जस्ट मतलब एक समझ लो कि नाम है, जैसे किसी का मानो कि बाहर का नाम है अंकित और घर का नाम है चुन्नू, तो अंकित बोलने से भी हम अंकित को ही पहचानते हैं, और घर पे जब जाता है वो तो मम्मी जब चुन्नू बुलाती है तभी भी वही रिस्पॉन्ड करता है। आया बात समझ? तो वैसे ही आपका फर्स्ट कंपोनेंट बोल के भी आप इसको पुकार सकते हो, और आप इसको क्या बोल सकते हो बताओ? प्री इमेज। क्या बोल सकते हो? बोलो, प्री इमेज। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट को आप सेकंड कंपोनेंट बोल के भी पुकार सकते हो, और उसका दूसरा नाम है इमेज। क्या नाम है बताओ? फर्स्ट कंपोनेंट का एक और नाम प्री इमेज, सेकंड कंपोनेंट का एक और नाम इमेज। अब क्या है कि अंकित का नाम चुन्नू है और चुन्नू का नाम अंकित है, वैसे ही प्री इमेज और इमेज में भी कनेक्शन है। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो सी प्री इमेज तो है लेकिन किसका? 2 का, और 2 इमेज तो है लेकिन किसका? सी का। तो सारा सेकंड कंपोनेंट अपने अपने करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट का इमेज कहलाएगा, और सारा फर्स्ट कंपोनेंट अपने अपने सेकंड कंपोनेंट का प्री इमेज कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कशन के हिसाब से कि A इज व्हाट? प्री इमेज ऑफ 1, 1 इज व्हाट? B इज व्हाट? थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड। B इज व्हाट? 1 इज व्हाट? इमेज ऑफ B। C इज व्हाट? प्री इमेज ऑफ 2, एंड 2 इज व्हाट? इमेज ऑफ C। ये चीज आपको समझना, ठीक है? तो देखो बिगिनिंग से यहां तक एक बार फिर से बता देता हूं फटाफट, फिर स्लाइड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आया रहेगा बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे क्या काट के निकालोगे? सबसेट। सबसेट को इन जनरल क्या कहोगे? रिलेशन। इन जनरल क्या बोलोगे? रिलेशन। रिलेशन को कौन सा 2 बात सेटिस्फाई करना पड़ेगा फंक्शन में कन्वर्ट होने के लिए? कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। मैथ्स में इंग्लिश का कोई काम नहीं है, आप तो बस ऐसे ही कंडीशंस को याद रखो। क्या बोल रहा हूं बताओ? कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। किसका? फर्स्ट सेट का। किसका? फर्स्ट सेट का। बी से कोई लेना देना नहीं है, बी मतलब हम बस इग्नोर ही मारेंगे उसको, ठीक है? ए के एलिमेंट्स में फिर से एक बार लास्ट टाइम बताओ क्या कंडीशन है? कि कोई एब्सेंट ना हो और कोई रिपीट ना हो। क्लियर मेरे ख्याल में? अगर ये कंडीशन कोई एक गिवन कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फुलफिल कर देता है तो उस कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को आप क्या बोलोगे? फंक्शन। क्या बोलोगे? फंक्शन। डोमेन ऑफ दैट फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। रिपीट करो, बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। और रेंज का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट। एक बार और बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट। चलेगा? फिर मान लो कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A इंटू बी, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए एक और नोटेशन यूज हो सकता है ये वाला कि F सच दैट A एरो B। हालांकि इसको मैथ्स में पढ़ेंगे कैसे? फंक्शन फ्रॉम A टू B। रिपीट, फंक्शन फ्रॉम A टू B। ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, ऐसे समझेंगे। और मीनिंग इसका क्या होगा कि जो भी मैं फंक्शन बनाने वाला हूं उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट आने वाला है उसका सप्लाई A करेगा, और जो भी मैं फंक्शन बनाने वाला हूं उसका जो सेकंड कंपोनेंट आने वाला है उसका सप्लाई कौन करेगा? B करेगा। A मेरा इस सिचुएशन में क्या है? डोमेन। और B मेरा इस सिचुएशन में क्या है? कोडोमेन। ना 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 ना, रेंज। B क्या है मेरा? कोडोमेन। B क्या है मेरा? और B के सप्लाई से जो जो यहाँ पे आया रहेगा सेकंड पोजीशन पे, वो लोग हैं आपका रेंज। A का तो देखो कंडीशन ही है ना कि कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, तो A में जो भी है वही लोग इसमें आया रहेगा, इसीलिए A को सीधा आप डोमेन डिक्लेयर कर सकते हो, बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि A का सारा एलिमेंट आया रहेगा ही रहेगा, तो छूटेगा नहीं। B का लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, ये कंडीशन B पे तो अप्लाई नहीं होता है। आया बात समझ? तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि B में आदमी तो बहुत था सब, लेकिन आया नहीं, कोई कोई आया कोई कोई नहीं आया। तो जो लोग एक्चुअली आया उनका कलेक्शन होगा आपका रेंज, और पूरा B ओवरऑल हमेशा क्या रहेगा हमारे लिए? कोडोमेन। तो इस वाले नोटेशन में फिर बताओ मेरे को कि एरो के लेफ्ट वाला क्या होगा? जोर से, डोमेन। एरो के राइट वाला क्या होगा? एरो के राइट वाला कोडोमेन। और रेंज का मतलब एरो के राइट वाले सेट से जो जो एलिमेंट निकाल के इसमें यूज हुआ होगा वो हो गया आपका रेंज। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। लेफ्ट वाला आदमी कौन? फिर से बताओ, डोमेन। राइट वाला आदमी कौन बताओ? कोडोमेन।
और जो राइट वाले में से जो जो यूज हुआ वो क्या है, रेंज। क्लियर पक्का? चलो आगे यहां से। अच्छा, इसके अलावा मैं लास्ट चीज क्या बोल रहा था कि कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली फंक्शन का पार्ट है तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट को क्या पुकारोगे, प्री इमेज। फर्स्ट में है ना प्री, फर्स्ट वाला प्री इमेज, और सेकेंड वाला इमेज। फर्स्ट वाला प्री इमेज, सेकेंड वाला इमेज। क्लियर मेरे ख्याल? थ्योरी के नाम पे इतना ही था। अब एक बार स्लाइड्स को पढ़ो, एक बार इसको फिर से पढ़ो। Any relation defined from A to B is called function if all the elements of A appear as first component in the ordered pairs of the relation exactly once. Short form में क्या बोलेंगे, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलो, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। किसका? फर्स्ट सेट का। किसका? फर्स्ट सेट। ओके, आफ्टर डेफिनेशन दिस वाज द एग्जांपल। आई होप कि समझ में आ गया। ये चौथे वाले को लेकर थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना, ऐसा नहीं कि y का वैल्यू होना तो ये सब चाहिए था, अचानक से कुछ नया ही उठा लिए। ठीक है, इसको पढ़ो। अब देखो, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज f सच दैट a एरो b। ये तो आप, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तब आप ऐसे पढ़ोगे, मैथ्स अगर आता है तो कैसे पढ़ोगे, फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, आगे देखो कि if f is a function and the ordered pair a, b actually belongs to f, then b यानी कि second component will be called as image of a and a will be called as pre-image of b। ठीक है मेरे ख्याल में। डोमेन का मतलब देखो, collection of all the first components of all the ordered pairs of a function is called domain, and range का मतलब collection of all the second components of all the ordered pairs of the function is called range। नहीं आया समझ? क्लियर? डन ये वाला। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल देखो, 2 सेकंड सोच लो एक बार, फिर बात करेंगे। देखो, ये कभी कभी क्या होता है कि बहकाऊ तरीके से, मतलब क्या कि सामान सब लिखने का ये ट्राई करता है। हमको ये पता था कि एफ का जो नोटेशन होता था वो क्या होता था, बताओ। ये एक स्टैंडर्ड चीज है, इसको दिमाग में फिट करके रखना आप लोग। हाँ, एफ डॉट डॉट ए टू बी। ठीक है, और जब कभी भी हम कोई ऑर्डर्ड पेयर को एफ के अंदर इमेजिन करेंगे तो वो हमेशा एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एफ के फॉर्मेट में होगा, जिसमें से एक्स जो है वो हमेशा किधर से आ रहा होगा और वाई किधर से आ रहा होगा, बी से। आया बात समझ? तो ये एक तरीके से आपको x और y के बीच का कनेक्शन बताया कि x की जगह तो x ही लिखा हुआ है, y के जगह इन टर्म्स ऑफ x क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मैं इमीडिएटली यहां से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि अच्छा ठीक है, ये कहना चाहता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है वो ये सारा वैल्यू एक एक करके अटेन करेगा। और इस सिचुएशन में मेरे को बताया कि बताओ पहले कि f के अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स रहा होगा, और फिर गेस करना है मेरे को कि f फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। आया सवाल समझ के नहीं आया समझ? ये चीज एकदम दिमाग में आप सेट रखना कि f a टू b और x कमा y बिलोंग्स टू f का मीनिंग ये है कि x विल बी कमिंग फ्रॉम a एंड y विल बी कमिंग फ्रॉम b। और y की जगह पर अगर ऐसा लिखा है तो इमीडिएटली यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक कि ये इनका ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। मतलब आगे फिर हम काम करेंगे। ठीक है, लिखो क्लियरली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ यहां देखना कैसे लिखना है। x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है ये बताओ। -1 0 सॉरी -1 -2 0 और 2 एक एक करके लिखते हैं। लिखो x इक्वल्स टू -1 इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा -1। x इक्वल्स टू -2 इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर -2 मेरे ख्याल में 2। फिर x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज y is equals to 0 का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 implies y is equals to 2 का स्क्वायर -2 दिस इज इक्वल्स टू अगेन। ठीक है, अब ये जो इतना सारा ड्रामा की, इससे क्या इंटरप्रिटेशन है बताओ। फर्स्ट वाले में x का वैल्यू क्या लिया और y का वैल्यू क्या आया। x का वैल्यू -1 लिया और y क्या आया, -1 आया। हमको पता है कि x कमा y ऑर्डर्ड पेयर हमेशा f को बिलोंग करेगा। तो लिखो नीचे hence f is equals to कर्ली ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट वाले से मेरे को क्या बोलना है बताओ, ऑर्डर्ड पेयर -1 कमा -1। करेक्ट। सेकंड वाले से क्या बोलना है बताओ ना बेटा, ध्यान से -2 x का वैल्यू पहले, फिर 2, फिर नेक्स्ट वाला बताओ 0 कमा -2। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बताओ 2 कमा 2। ये हो गया आपके f का लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट आपको गेस करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है।
तो फंक्शन जज करने के लिए दो कंडीशन था कि एब्सेंट नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। और किसके लिए ऐसा कहते हो आप? फर्स्ट सेट के लिए या फिर इनपुट वाले सेट के लिए? इनपुट वाला सेट इसमें कौन है? ये वाला। क्या सारे ऑर्डर्ड में ये लोग एक एक बार आ गया है? सारे ऑर्डर्ड पेयर में कोई रिपीट हुआ है? नहीं। तो कोई एब्सेंट भी नहीं हुआ, सब लोग आ गए, और कोई रिपीट भी नहीं हुआ, तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। लिखो क्लियरली, इट इज अ फंक्शन। क्लियरली इट इज अ फंक्शन। क्लियरली इट इज अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इस पे। एक बार बस 2 मिनट मेरे तरफ देखो एक बार। वैसे तो फंक्शन बनने के लिए रिलेशन से देयर आर 2 कंडीशंस। व्हाट आर दे? नोबडी शुड बी एब्सेंट एंड नोबडी शुड बी रिपीटेड। लेकिन द इशू इज कि टू चेक द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, आपके पास में वो गॉडफादर सेट तो होना पड़ेगा कि ये हमारा फर्स्ट सेट था। कभी कभी लेकिन सवालों में क्या होता है कि वो गॉडफादर सेट नहीं दिया रहता। जैसे इसमें आप देखो, इसमें तो है दिया हुआ कि इसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, लेकिन इस वाले में वो गॉडफादर सेट है ही नहीं। तो अगर वो गॉडफादर सेट, पहला सेट अगर आपका एब्सेंट है, आपको नहीं पता कि किसके कंपैरिजन में सबको प्रेजेंट एब्सेंट चेक करना है, तो उस केस में आप वो कंडीशन चेक ही नहीं करोगे। आप बस एक ही कंडीशन चेक करोगे कि रिपीटेशन का क्या हालचाल। अगर रिपीटेशन है तो नॉट अ फंक्शन, और रिपीटेशन नहीं है देन इट इज अ फंक्शन। फर्स्ट वाले में मेरे ख्याल में दोनों ही चीज चेक करना था हमको, क्योंकि हमारे पास में था रेफरेंस सेट। सेकंड वाले में रेफरेंस सेट नहीं है हमारे पास में, तो आई विल नॉट चेक प्रेजेंस एंड एब्सेंस, आई विल ओनली चेक रिपीटेशन। क्लियर? फर्स्ट वाला का बताओ है कि नहीं है? सेकंड वाला का कॉन्फिडेंटली जोर से क्यों नहीं है? परफेक्ट। इस रीजन के साथ बताओ तो मैं ज्यादा अच्छा फील करूंगा। 2 3 और 2 7, तो रिपीट हो गया मेरे ख्याल में, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेरे को सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से मतलब है, तो फंक्शन ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले का अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है, हालांकि पूछा नहीं है, आप बताओ। 2 3 4 रेंज 1 2। थर्ड वाले का डोमेन 1 2 3 4 5 6, रेंज 2 3 4 5 6 7। क्लियर मेरे ख्याल? एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं एग्जांपल तो वैसे आपको सारा ही कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर का ऑर्डर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है। जैसे 3 के बाद में सीधा हम कूद गए 6 पे, 6 के बाद शायद 4 आ जाएगा, और 5 शायद आज आएगा ही नहीं, अगले क्लास आएगा। ये जस्ट मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर दिया कि जैसे जैसे मैं थ्योरी बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे। आ सारा जाएगा, ऑर्डर उल्टा पुल्टा रहेगा, आप बस नंबरिंग को ध्यान से मेंटेन कर लेना कॉपी। ओके, आते हैं डन मेरे ख्याल में यहां तक। तो इसको देखो एक बार, 3 नंबर को, ये काफी अच्छा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए का वैल्यू ले लो 1 2 3 मन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एफ जी एच और एस, ये सब का सब एक प्रकार से रिलेशन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू सबसेट्स ऑफ ए इनटू ए। यानी कि इनके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहा होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी ए के कंट्रीब्यूशन से होगा, सेकंड कंपोनेंट भी ए के कंट्रीब्यूशन से होगा, ऐसा मेरे को बोल दिया गया। आगे पूछ रहा है कि इनका जो डेफिनेशन है वो नीचे इंडिकेट किया हुआ उनके सामने, मुझे गेस करना है कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, और अगर कोई फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज पे भी अलग से कमेंट करना है। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है जिसमें आपके पास में रेफरेंस सेट था, ये 2 जैसा है जिसमें रेफरेंस सेट नहीं था? ये 1 जैसा है, रेफरेंस सेट का पता है मेरे को, तो मुझे दोनों कंडीशन क्रॉस चेक करना है कि एक करने से हो जाएगा? दोनों करना है। प्रेजेंस एब्सेंस आप कौन से सेट के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे? ए के सेट, मतलब हाँ, फर्स्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट वाला ए है, तो इसलिए 1 2 3 का प्रेजेंस एब्सेंस देखना है, और रिपीटेशन है कि नहीं है वो देखना है आपको। ठीक है, व्हाट अबाउट एफ? यस नो? कॉन्फिडेंट और थोड़ा लाउड, यस नो? वाई? आई थिंक ये 1 एब्सेंट, 1 किसी का भी फर्स्ट कंपोनेंट नहीं बन पाया तो गया। जी नो? वाई? इस बार 1 ज्यादा आ गया, मतलब पिछले बार आ ही नहीं पाया, इस बार ज्यादा आ गया, 2 बार आ गया, गड़बड़। थर्ड यस, फोर्थ यस, तो लिखो हियर h, s, here h, s are function, h, s are function, and f, g are not function, f, g are not function.
चलेगा यहाँ तक? अच्छा, अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज पे भी कमेंट करना था। वे डोमेन रेंज का देखो आप, कुछ सिंबल्स है, इनको समझो। बड़ा सा डी, उसके नीचे में मान लो कि अगर मैं ऐसे एच लिख दूं, इसका मीनिंग होगा डोमेन ऑफ एच। ठीक है, एच का डोमेन देखो 1 2 3, रेंज बताओ। एक ही बात है, मतलब 1 2 3 रहेगा बेसिकली। फिर डोमेन ऑफ एस बताओ 1 2 3, और रेंज ऑफ एस बताओ, ये मेरे ख्याल में 1 और 2। ठीक है, चलेगा? आया समझ पूरा? अगला क्वेश्चन, तो 4 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर, पढ़ो इसको एक बार। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है वो आप समझिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज आएगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, और एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे से समझिएगा इस चीज को। देखिए, इसको डिटेल में समझने के लिए हम पहले कुछ डायग्राम वगैरह बनाते हैं। मान लो कि ये हो गया आपका फर्स्ट सेट ए, और ये हो गया आपका सेकेंड सेट बी। फंक्शन आपको डिस्क्राइब करना है ए से बी पे, ऐसा साफ साफ बोला हुआ है। ए में टोटल क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कितना है बताओ, पी। उन एलिमेंट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, लेट से मैं x p कह देता हूँ, चलेगा? ओके, और इसमें जो एलिमेंट्स होगा उसका क्वांटिटी कितना है, q। इसके एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय द सिंबल y1 y2 y3 डॉट डॉट डॉट, y कहाँ तक, p तक। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि फंक्शन बनाने का तरीका इसमें क्या हो, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा हम कर लेंगे तो फंक्शन बन जाएगा। जब ए का सारा एलिमेंट इधर के किसी न किसी से कनेक्टेड होगा, और कनेक्शन किसी भी आदमी फ्रॉम ए का 2 कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सबका कितना कनेक्शन होना चाहिए, 1 कनेक्शन होना चाहिए। और ऐसा मैं जितना कनेक्शंस डेवलप कर पाऊंगा अलग अलग, उतना सारा मेरे पास में फंक्शन आ जाएगा। चलेगा? मैं एक बार और समझाता हूं आपको। देखो, फंक्शन बनाने का मीनिंग है कि एक्स के आदमी लोग का, सॉरी ए के आदमी लोग का बी के आदमी लोग के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। द कैच इज कि एवरीबडी शुड हैव कनेक्शन एंड एवरीबडी शुड हैव एग्जैक्टली 1 कनेक्शन। नोबडी शुड बी लेफ्ट एंड नोबडी शुड बी कनेक्टेड ट्वाइस। छूट गया तो भी दिक्कत है, और 2 बार कनेक्शन हो गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब आप सोचो कि इस x1 का कितना अलग अलग कनेक्शन आप डेवलप कर सकते हैं। ओ सॉरी, टेक्निकल मिस्टेक, आइए इसको सुधार दिया जाए। वाई की वो कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ था, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि मैंने गलती कर दी। अभी ठीक है सब कुछ? हाँ बताओ मेरे को कि x1 का कितना अलग अलग कलेक्शन आप डेवलप कर सकते हैं। एक, अस्मित ने अभी करेक्ट करवाया, और अब एक बोलो। ये हो सकता है कि इससे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि इससे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि इससे कनेक्ट हो जाए, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ना। तो इसके पास में अपना कनेक्शन डेवलप करने के लिए कितना ऑप्शन है, क्यों? ओके, सेकेंड वाले के पास में कितना कनेक्शन, क्यू की क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 ना। देखो सोचो एक बार, ये जो एक कनेक्शन बनाना है, ये सारा रेस्ट्रिक्शन बस उसी के ऊपर है, ये खुला छूट है इसको, ये जितना चाहे कनेक्शन बना सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये फिर इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इसके पास तो अभी भी कितना ऑप्शन है बताओ, क्यों ऑप्शन। तो सेकेंड वाले का भी कितना कनेक्शन हो सकता है, थर्ड वाले का, और लास्ट वाले का भी कितना हो सकता है। आया बात समझ? फंक्शन कब तैयार होगा, जब कुछ का कनेक्शन हो जाएगा, बाकी लोग ऐसे विला बैठा रहेगा कि सबका कनेक्शन हो जाएगा। अब सबका कनेक्शन यदि करना मैंडेटरी, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है कि एडिशन की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितने बारी मल्टीप्लाइड रहेगा ये, p टाइम्स। कितने बारी मल्टीप्लाइड रहेगा ये, p टाइम्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये p टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर हो गया q टू द पावर। अब बोलोगे कि ये एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो आपको ऐसे रैंडमली बता देगा कि देखो कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू लेट्स से 4, और बोलेगा कि बताओ कि a से लेके b पे कितना फंक्शन बना सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 256 है।
सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ शायद 256। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। और इन दोनों की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। लिखो हियर number of function is equals to q to the power p। आप सीधा ये लिख के रख लो और एज अ फॉर्मूला याद रखना। और इसका और शॉर्टकट एक बता दूं तो मैं बोलूंगा कि बाद वाला सेट टू द पावर पहले वाला सेट। क्या बोल रहा हूं बताओ? बाद वाला सेट टू द पावर पहले वाला सेट। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। चलेगा? अगला क्वेश्चन देखो, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से जज करो फटाफट। होगा फंक्शन नहीं होगा फंक्शन? पक्का? समय तो मना कर रहा है। ये लोग पे नियम निष्ठा अप्लाई नहीं होता है, ये लोग फ्री हैं कुछ भी कर सकता है। इन पे नियम है कि कोई छूटना नहीं चाहिए और कोई दो बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों नियम ये फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? कर पा रहा है। एवरीबडी इज कनेक्टेड एंड एवरीवन हैज एग्जैक्टली वन कनेक्शन ओनली। ठीक है, लिखो फर्स्ट वाले के लिए क्वेश्चन 4 पार्ट 1 कर दो इसको। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। और फिर मेरे को डोमेन रेंज पे भी कमेंट करना है। क्या करूं बोलो? डोमेन क्या हो जाएगा? ABCD। लिखो डोमेन इक्वल्स टू ABCD, रेंज इक्वल्स टू GFM, रेंज इज इक्वल्स टू GFM। वैसे पूछा नहीं है, फिर भी अगर मैं ऐसे थोड़ा होशियारी दिखाऊं, कोडोमेन पूछूं तो क्या बोलोगे? GFM। कोडोमेन मतलब ये पूरा सेट, कोई चाहे कनेक्टेड हो कोई चाहे कनेक्टेड ना हो। ठीक है, आ जाओ। होगा नहीं होगा? नहीं, क्या बोल रहे हो? ठीक ही तो है। अच्छा 3 का, ठीक है करेक्ट। 3 का 2 कनेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, लिखो नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो। किसी को इनकेस अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं इसका एक और एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। इसको यदि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा बताना सर? हाँ मतलब ठीक है, विद्रोह करना है मतलब ऐसे। हाँ बताओ। 2,1 और बोलो 3,2 और बोलो 3,4 और बोलो 4,5। तो आप देखो कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर इसका बनाओगे ना तो यू विल सी कि दो जगह 3 आ रखा है जो कि अलाउड नहीं था, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, अब यहां पर आके आपका फर्स्ट डेफिनेशन और उसका सारा एप्लीकेशन खत्म। अब हम चलेंगे सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आप फिर से पेन में ढक्कन लगा सकते हैं और आराम से जो है वो सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहां तक क्लियर है सब कुछ? एक बार मेरे को 2 मिनट में रिमाइंड करा दो कहां से सारा कहानी स्टार्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट से काट के क्या निकालना है आपको? सबसेट। उस सबसेट को जनरली क्या कहोगे? रिलेशन। क्या सेटिस्फाई करने के बाद उसको फंक्शन में अपग्रेड कर दो? नोबडी शुड बी एब्सेंट, नो वन शुड बी रिपीटेड। ऐसा अगर हुआ तो वो बन जाएगा फंक्शन। फिर डोमेन का मीनिंग क्या होगा? सारे फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन। रेंज का मीनिंग क्या होगा? सारे सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन। थोड़ा स्टाइलिश वे में अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे? F डॉट डॉट A एरो B। मैथ्स नहीं आता तो क्या पढ़ोगे? F सच दैट A एरो B। मैथ्स आता है तो क्या पढ़ोगे? फंक्शन फ्रॉम A टू B। क्लियर मेरे ख्याल में? क्या मीनिंग होगा इसका? कि सारा इनपुट A स्पॉन्सर करेगा और सारा आउटपुट B स्पॉन्सर करेगा। और A का तो सब कुछ पक्का आया ही होगा बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ द फंक्शन। B का लेकिन पक्का नहीं है कि सब लोग आएगा ही आएगा। कुछ लोग यूज में आ भी सकता है और कुछ लोग यूज में नहीं भी आ सकता है। जो लोग यूज में आएगा वो क्या बनेगा? रेंज। और पूरा भी ओवरऑल हमेशा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और यहां से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि कोडोमेन जो है और रेंज जो है ये दोनों कभी कभी इक्वल होगा और कभी कभी रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? और एक नोमेनक्लेचर था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर फंक्शन का पार्ट है तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या बोल के पुकारेंगे? प्री इमेज। और सेकंड कंपोनेंट को क्या बोल के पुकारेंगे? इमेज। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, सो दिस वाज ऑल फर्स्ट डेफिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मैं एक दूसरा आपको एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन बताने जा रहा हूं। वैसे
टू बी ऑनेस्ट पहले डेफिनेशन से ये अलग नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि दोनों को एक साथ सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए मैं अलग अलग से आपको पढ़ा देता हूँ। और लास्ट में आज से 1 क्लास 2 क्लास के बाद में किसी दिन मैं आपको ऐसा भी एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा कि फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन से अल्टीमेटली सेम ही हालत होता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग होता है, ठीक है। बट अभी के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अभी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है वो ब्रॉडली ऑर्डर्ड पेयर बेस्ड है, कि ऑर्डर्ड पेयर को देख देख के मेरे को डिसाइड करना कि कोई एब्सेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, एंड सो। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो बेसिकली इक्वेशन बेस्ड, क्या बेस्ड है बताओ, इक्वेशन बेस्ड। अब इक्वेशन बेस्ड क्या है, कैसे है, उस चीज को समझो। पहले अपन 2 इक्वेशन देखते हैं और फिर मैं आपको बोलूंगा कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं। मान लो कि y इक्वल्स x प्लस 3 है एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो आप मेरे को पता नहीं 50 फर्क बता सकते हो। बोले सर इसमें y है, उसमें स्क्वायर है, इसमें x है, उसमें x है, इसमें 3 है, उसमें 4 है, इसमें प्लस है, उसमें प्लस है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारा बता सकते हो। लेकिन मुझे एक बहुत पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करना है आपके साथ यहाँ। वो क्या एस्पेक्ट है समझो। इस इक्वेशन में x का चाहे जो भी वैल्यू आप अपने तरफ से डाल दो, प्रोसेस करने के बाद में अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, y का एक ही आंसर मिलेगा, चाहे जो ही हो जाए। ट्राई करके देखो, 0 डालोगे तो y क्या बनेगा, 3 बनेगा। 1 डालोगे तो फास्ट और लाओ, 1 डालोगे तो 2 डालोगे तो 100 डालोगे तो 1 लाख 3, ठीक है। मान लो कि विराज प्लस 3। तो एवरी टाइम व्हेन यू पुट वन वैल्यू ऑफ x इनसाइड द रूल, इनसाइड द इक्वेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग द इक्वेशन विल गिव यू एग्जैक्टली वन आंसर, वन वैल्यू ऑफ y। आप x का एक नंबर डालेंगे, इक्वेशन उसको अपने रूल के हिसाब से प्रोसेस करेगा और y का आपको उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में एक ही आंसर मिलेगा। ऐसा यहां हो रहा है। यहां लेकिन कुछ और होगा। मान लो कि आप x की जगह पर 0 डालते तो y की जगह पर क्या मिलेगा बताओ, प्लस माइनस। नहीं विश्वास है तो सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो कि जैसे इसमें 0 डाल तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। मतलब 0 डाला तो y इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला। पर हमेशा ऐसा ही होगा कि एक डालोगे, प्रोसेस करने के बाद में एक ही आंसर मिलेगा। इसमें लेकिन थोड़ा दिक्कत है कि एक डालोगे, प्रोसेस करने के बाद में आई विल सी कि अच्छा 0 प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है। अभी दिक्कत क्या है समझो। इसको यदि आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते तो आपको क्या दिखेगा, क्या समझ में आएगा बोलो, कि 0,3 ऑर्डर्ड पेयर इज पार्ट ऑफ फंक्शन। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमारा कैसा होता था, हमेशा x, y के फॉर्मेट का होता था। तो व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ x वो बनेगा फर्स्ट कंपोनेंट, व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ y वो बनेगा सेकंड कंपोनेंट। एंड एवरी टाइम व्हेन आई पुट वन वैल्यू ऑफ x, सिंस मेरे को एक ही आंसर मिला रहेगा, तो इस टाइप का सिचुएशन आया रहेगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि अब अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करूंगा ना, तो मेरे को एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, क्या बताओ, 0,2 बिलोंग्स टू f, और एक मेरे को मिलेगा 0,-2 बिलोंग टू f। तो ये तो मेरा तपस्या भंग वाला बात हो गया कि नियम कहता था कि एक आदमी 2 बारी नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आ रहा है। आया बात समझ। ये इन दोनों इक्वेशन में मेजर फर्क है जिस पे हम लोग को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें x का एक नंबर डालने के बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द रूल आपको y का एग्जैक्टली एक आंसर मिले, ऐसे इक्वेशंस को आप कहेंगे कि ये फंक्शन है। क्योंकि इनके आंसर्स को जब आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यू विल सी कि वो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नोबडी इज एब्सेंट एंड नोबडी इज बीइंग रिपीटेड। लेकिन ऐसा जो भी इक्वेशन रहेगा ना जिसमें x का एक नंबर डाल के आफ्टर प्रोसेसिंग y का 2 या उससे ज्यादा आंसर मिल रहा है इन द सेम सिचुएशन, इसको जब आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल सी कि वो रिपीटेशन वाला प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रहा, वो हमेशा डिससेटिस्फाई हो नहीं आया समझ। इसीलिए इस कैटेगरी के सारे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे बताओ, फंक्शन। और इस कैटेगरी के कोई भी इक्वेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। दोनों एक ही चीज है वो, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के सिचुएशन ज्यादा कंफर्टेबली कन्वीनियंटली अप्लाई हो जाता है और इक्वेशन के सिचुएशन में ये अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा हेल्प करेगी। बोलो यहां तक आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। वापस से वही बात कि क्रिकेट में जैसे 0 पे आउट हुए तो डक, फर्स्ट बॉल पे ही 0 पे आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, गोल्डन डक। अब ऐसा है नहीं कि बतख बन के उड़ के फिर मान लो कि रिटर्न आना है या वहां से जाना है या कुछ भी, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ वे ऑफ सेइंग इट, ठीक है। शुरू से चला रहा तो हम भी मान लेते हैं उसको, ठीक। उसी तरीके से इससे रिलेटेड भी बहुत सारा नोशन, बहुत सारा आइडियाज, वो सारा आइडियाज को भी फिर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। कुछ तो पुराना वाला ही है,
कुछ एक दो थोड़ा नया है। आओ बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा रेफरेंस सिचुएशन दिया रहे, ठीक है। इसका मीनिंग होगा कि ये वाला आपको क्या प्रोवाइड करके देगा, x, ये वाला क्या प्रोवाइड करके देगा, y, और आपके पास में कोई ना कोई ऐसा इक्वेशन रहेगा जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको लेकिन हम आज के बाद में ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बताओ, एक्स प्लस 3। अब इस चैप्टर के अंदर में हमारे लिए y और एफ एक्स दे विल बी वन एंड द सेम थिंग। अब बोलो क्यों और कैसे, तो अब इस चीज को समझो। देखो, जब कभी भी x का कोई वैल्यू आप डालते हो, ठीक है ना, तो प्रोसेस करने के बाद किसका वैल्यू मिलता है, आपको y का मिलता है। आप अपने मर्जी से किसका वैल्यू डाल पा रहे हैं, x का, तो उसको मैथ्स में माना जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपने मन से डाल दिया। y का वैल्यू आप नहीं डाल रहे, ये रूल आपको प्रोसेस करके बता रहा है। जैसे 1 डाला तो 4 निकला, 2 डाला तो 5 निकला, 3 डाला तो 6 निकला, तो आपने तो x डाला तो x था इंडिपेंडेंट। रूल बता रहा है कि y क्या होगा, तो y है डिपेंडेंट। और y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। इस बात को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, या y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान हम y को और एफ एक्स को, इन दोनों सिंबल को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। जब मन करेगा तो y की जगह एफ एक्स लिख देंगे, और जब मन करेगा तब एफ एक्स की जगह y लिख देंगे। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और ऐसा अगर ऊपर कोई रेफरेंस दिया रहेगा मेरे को, तो दैट मीन्स कि x को कौन स्पॉन्सर करेगा, a, y को कौन स्पॉन्सर करेगा, b। क्लियर मेरे ख्याल। इसके अलावा फिर से क्या है, देखो एक और चीज है। जैसे सपोज करो कि यही सिचुएशन, इसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में मान लो कि मैं x इक्वल्स टू 5 डालना चाहता हूँ, तो कैन यू टेल मी कि y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू बोलो f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू बोलो 5 प्लस 3, और प्रोसेस करने के अंदर कितना आ गया। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन होगा कि 5,8 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू f। अब आप थोड़ा सा इमेज प्री इमेज वाला बात याद करो, तो यहां पर 5 क्या होना चाहिए, प्री इमेज ऑफ 8, और 8 क्या होना चाहिए, इमेज ऑफ 5। तो इसको मैं ऐसे लिंक कर सकता हूं कि इनपुट जो है ना वो आउटपुट का प्री इमेज होता है, और आउटपुट जो है वो इनपुट का इमेज होता है। इनपुट आउटपुट का क्या होता है, प्री इमेज, और आउटपुट इनपुट का क्या होता है, इमेज। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखो कि यहाँ पर टेक्निकली अगर आप सोचो तो f में 5 डाल के क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या मीन कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर 5,8 विल बिलोंग्स टू f। इसी का उल्टा इंटरप्रिटेशन आप सोचो कि ये वाला है, ठीक है। अगर 5,8 f को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि जब भी आप x का वैल्यू 5 चूज करोगे ना, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस चीज को भी आप आज के बाद में याद रखना कि अगर मैं आपसे ऐसे रैंडमली बोल दूं कि देखो यार 3,15 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू f, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो कि f में जब 3 डालेंगे तो आंसर में 15 निकलेगा, ठीक है। और इमेज प्री इमेज वाला बात तो ठीक ही है, 3 क्या होगा 15 का प्री इमेज, और 15 क्या होगा 3 का इमेज। क्लियर। एक लास्ट चीज जो इसमें सीखना है हम लोग को, वो है कि डोमेन एंड रेंज इस सिचुएशन में कैसे सोचे। जैसे वहां पर डोमेन रेंज कैसे सोचते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट। रेंज कैसे सोचते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट। क्लियर मेरे ख्याल में। आपका जो ऑर्डर्ड पेयर जब आप ऐसे रैंडमली लिखते हो तो कैसे लिखते हो बताओ, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट एक्चुअली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x, सेकंड कंपोनेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y। तो इस वाले सिचुएशन में डेफिनेशन ये हो जाएगा कि ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट यू कैन पुट इन द इक्वेशन, दैट यू आर अलाउड टू पुट इन द इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज डोमेन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट यू आर अलाउड टू पुट इन द फंक्शन विल बी कॉल्ड डोमेन, एंड ऑल वैल्यूज ऑफ y that you get from the function after putting x in the equation will be called range of the function। y के वैल्यूज का कलेक्शन क्या होगा, रेंज, x के वैल्यूज का कलेक्शन क्या होगा, डोमेन। इसको निकाला कैसे जाएगा वो हम बाद में सीखेंगे, अभी बस आप इस चीज को दिमाग में सेट करो कि x का सारा वैल्यूज को क्या बोलोगे बताओ, डोमेन, जोर से बोलो। और y के सारे वैल्यूज को आप क्या बोलोगे, रेंज। y के सारे वैल्यूज को क्या बोलोगे, रेंज। x के सारे वैल्यूज को डोमेन, y के सारे वैल्यूज को रेंज, और b को कोडोमेन। बी को क्या बोलोगे, कोडोमेन। अब थोड़ा सा आपके मन में ये आ सकता है कि सर क्या बात कर रहे हैं,
तो सब कुछ ही तो डाल सकते हैं इसमें। ऐसे इतना घटिया तरीके से पढ़ाने का दरकार है कि जो डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। तो हाँ ठीक बात, इस टाइप के इक्वेशन में आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है, लेकिन फंक्शन तो बहुत वैरायटी का हो सकता है ना। सोचो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, एक वैरायटी में आपको दिखाता हूं 1/x-5। पहले सोचो कि ये फंक्शन है कि नहीं, क्यों? आप कुछ भी x उठा के अपने मन से डाल दो और सॉल्व करने के बाद y का कितना आंसर आएगा, तो ये फंक्शन तो है। इट इज द काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें एक x डालने से एक y आ रहा है, तो फंक्शन तो ये है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि x का सब कुछ डाल सकते हो क्या यहाँ पे, क्या नहीं डाल सकते? क्या दिक्कत है 5 के साथ? 5 डालने से नीचे 0 आ जाएगा। आया बात समझ? तो ये मैं उस टाइम पर बोलना चाह रहा था कि x का वो सारा वैल्यू जो आप डाल सकते हो, मीनिंग x का वो सारा वैल्यू जो इसमें बिठाने के बाद में ये रूल अपना प्रोसेसिंग करके आपको y का कुछ ना कुछ आंसर दे दे। ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते हो जिसको डालने के बाद में रूल ही जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाए, ये रूल ही फेल हो जाए। 5 यदि डाल दिए तो इस वाले इक्वेशन से तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। आया बात समझ? तो x का वो सारा वैल्यू आप डाल सकते हो जिसको डालने के बाद में रूल अपना काम करेगा और काम करके कुछ ना कुछ आपको आंसर देगा। अगर कोई नंबर डालने के बाद में रूल काम कर ही नहीं पा रहा है, आंसर आ ही नहीं पा रहा है, तो उस नंबर को आप x में नहीं डाल सकते। आया समझ के डोमेन का मतलब क्या है? इसका डोमेन अगर मैं ऐसे रैंडमली आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? किसका? ऑल रियल नंबर, बिकॉज कुछ भी x डालोगे एवरी टाइम दिस रूल विल बी एबल टू प्रोसेस योर इनपुट एंड गिव यू वन आउटपुट। लेकिन ये वाला बेचारा वैसा नहीं कर पाएगा। कौन से नंबर को ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा? 5 को। थोड़ा सा ऐसे खेल रहा हूं आप लोगों के साथ, हाँ सोचना। मान लो कि ऐसा कर दो, जब ये किसको किसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा? 5 को भी नहीं कर पाएगा और 6 को भी नहीं कर पाएगा। इसका डोमेन क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 एंड 6। आया समझ नहीं आया? थोड़ा पूरा एक बार डोमेन और बता दो। व्हाट इज डोमेन? ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट वी आर अलाउड टू पुट इन द फंक्शन सो दैट आफ्टर एवरी इनपुट आई शुड गेट वन आउटपुट। तो वैसे कलेक्शन ऑफ x को क्या बोलेंगे हम? डोमेन। रेंज का मतलब collection of values of y that I get from the function after putting values of x in the function। ये जस्ट डेफिनेशन है। करना कैसा है क्वेश्चंस वो जब आएगा तब मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। डेफिनेशन ऐसे क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम शॉर्ट फॉर्म में डोमेन फिर से बताओ सेकंड वाले डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, दैट वी आर अलाउड टू पुट इन द फंक्शन। कितना पे रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं। रेंज का बताओ? collection of values of y that I get from the function after putting values of x in the function। क्लियर? कोडोमेन कहाँ मिलेगा? कोडोमेन का कभी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, कैलकुलेशन करना नहीं पॉसिबल है। कौन है कोडोमेन? बी है कोडोमेन। क्लियर मेरे ख्याल में? बाकी 5 डालने से सॉल्व करके अगर 8 आता है तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर 5 का 8 बिलोंग्स टू f, और इसका इंटरप्रिटेशन होगा कि x f के अंदर जाएगा और y का आंसर उससे बाहर आएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? और इस सिचुएशन में इनपुट को क्या बोलना है? प्री इमेज। आउटपुट को क्या बोलना है? इमेज। चलेगा? एक लास्ट चीज, कोई भी क्वेश्चन में ना देखो क्या होगा कि हमेशा f डॉट डॉट कहीं से कहीं, अभी इन दोनों में कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर आ सकता है, कोई एक लिमिटेड सेट यहाँ पे, कोई एक लिमिटेड सेट यहाँ पे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ जो रहेगा वो किसका कंट्रीब्यूटर होगा? x का। ये वाला किसका कंट्रीब्यूटर होगा? y का। और ये ओवरऑल पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के इक्वल होगा। सही कह रहा हूं ना? पक्का? और क्वेश्चंस के अंदर में एक कॉमन सिंबल है जो हर जगह सेम रहेगा, वो है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये वाले पार्ट का नोटेशन विल बी सेम फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी सिचुएशन, एंड इन एवरी क्वेश्चन इसके बाद वाला पार्ट इट विल कीप ऑन चेंजिंग। लाइक यहीं पे आप देख लो कि ये एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी y और fx यूज हो रहा है। इसके पहले वाला ये एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी आप देखो कि y और fx मैं यूज कर रहा हूं। तो y और fx का जो सिंबल है इट इज वेरी कॉमन, इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद वाला पार्ट है जो एक्चुअली फंक्शन को डिपिक्ट करता है, ये समझाता है, वो चीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल? अब फटाफट अब इसका डेफिनेशन का स्लाइड देख लें, फिर कुछ एक दो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे आज। पढ़ो इसको फटाफट। Any equation in x and y such that on putting one value of x in it we get exactly one value of y from it is called what? Function। Clear मेरे ख्याल में? From now on y will also be represented as f of x। समझा दिया ये चीज। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल कि जैसे ये वाला फंक्शन होगा कि नहीं होगा?
क्यों? एक x डालने से एक ही y मिलेगा, ये वाला होगा। देखो स्क्वायर y पे नहीं, तो एक x डालोगे तो हर बार y का आंसर तो एक ही आता रहेगा, इसीलिए ये भी फंक्शन होगा। इसमें देखो y पे स्क्वायर है इस बार, तो इसमें क्या है कि सॉल्व करने के अंदर y का 2 आंसर आ रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो। नेक्स्ट देखो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसको थोड़ा पढ़ लो बस एक बार, बाकी तो क्वेश्चन सब करेंगे तो मैं समझा दूंगा कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में ये रूल तो अलग अलग हो सकता है। इज एनी फंक्शन देन इट्स डोमेन मींस कलेक्शन ऑफ ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच वी गेट अ रियल y। इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? मतलब जो भी x आप डालोगे उसको इक्वेशन प्रोसेस करके आपको y का एक आंसर मिलना चाहिए। यदि किसी पॉइंट पर आंसर नहीं मिल पा रहा है तो दैट x कैनॉट बी पार्ट ऑफ योर डोमेन। क्लियर मेरे ख्याल में? रेंज का मतलब देखो, रेंज ऑफ अ फंक्शन इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y obtained from the function after putting all values of x from the domain in it। मतलब जिसको आपने अपना डोमेन डिक्लेयर किया है उसमें से उठा उठा के सारा x डालते जाओ, हर बार आपको y का कुछ ना कुछ आंसर मिल ही रहा होगा, और जो आंसर्स मिल रहा होगा y का उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेंज। फिर उसके बाद में देखो कोडोमेन कभी भी जिंदगी में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये हमेशा आप इसको देख के डिक्लेयर करोगे खुद से। इस वाले सिचुएशन में कौन कोडोमेन बताओ? फिर से पूछूंगा, ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? x के लिए, यानी कि डोमेन है। b किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? y के लिए। लेकिन पूरा b हमेशा y देगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार थोड़ा कम भी आ सकता है। तो b बेसिकली इटसेल्फ इज कोडोमेन, लेकिन जो जो b के अंदर का आदमी लोग यूज हो रहा होगा दैट कलेक्शन विल बी योर रेंज। ठीक है मेरे ख्याल में? उसके बाद में देखो ये चीज भी मैं समझा चुका हूं कि लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 5x, मान लो कि ऐसा कुछ डेफिनेशन ले लिया, इसमें x इक्वल्स टू 2 डालने से क्या होगा कि y इक्वल्स टू f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 2 10, ये आ रहा है। इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि 2, 10 ऑर्डर्ड पेयर f का पार्ट होगा, और उसके हिसाब से 2 क्या होगा फिर? प्री इमेज, और 10 क्या होगा? इमेज। याद रखना कि इनपुट क्या है? प्री इमेज, आउटपुट क्या है? इमेज। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 इज एनी फंक्शन, ठीक है ना, एंड 5,15 इज पार्ट ऑफ इट, दैट मींस कि x के जगह पर 5 बिठाने से आंसर में क्या आ रखा होगा? 15 आ रखा होगा। और कौन इसमें से इमेज, कौन प्री इमेज? 5 प्री इमेज है और 15 क्या है? इमेज। These all are just sort of definitions। ये सब सारा का सारा एकदम क्लियर होना चाहिए। Questions will be like cake walk, एकदम आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस करेंगे इसके बेसिस पर ये वाला, एंड देन विल कॉल इट ऑफ। देखें फटाफट। Let f be a function denoted by this। क्या मतलब है इसका? x तो x रह गया, ये कौन है आपका? ये y है, ठीक है ना? तो पहले तो यही लिखो, here y is equals to fx is equals to, क्या लिखोगे बोलो? y is equals to fx is equals to 5x square plus 2। वेरी गुड। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फाइंड द इमेज ऑफ 3 बोलना चाहिए था यहाँ पे। हाँ अब चलो करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f, इसका क्या मीनिंग? इमेज ऑफ 3 का इमेज। अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा रॉन्ग जगह पे लिख दिया, इमेज ऑफ 3 अंडर f। सोचो क्या मीनिंग है इसका? 3 का इमेज निकालना है। 3 खुद कौन होगा फिर? प्री इमेज। और प्री इमेज किसका वैल्यू होता है? x का। मतलब x दिया है और y पूछा है। लिखो फर्स्ट वाले में x इक्वल्स टू क्या यूज करना है? 3, और यूज करेगा तो क्या होगा सोचो? y इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वल्स टू कितना? 47 शायद, सही कह रहा हूं? सेकेंड पार्ट देखो फटाफट, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ क्या, चलो f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 2। f ऑफ 3 तो अभी भी निकाला था, कितना आया था? 47। और f ऑफ 2 को मन ही मन सोच लो क्या आना चाहिए? 2 डालोगे ये वाले रूल में, ठीक है ना? तो 4 4 5 20 प्लस 2 22, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू कितना? 1034 आएगा सॉल्व करने के, ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? लास्ट पार्ट, फाइंड x सच दैट fx इक्वल्स टू 22। इसको क्या समझ रहे हो? ये 22 किसका वैल्यू है? इनपुट का क्या आउटपुट का? आउटपुट का। और यहां से x पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? इनपुट पूछ रहा है कि क्या रहा हो। आओ सॉल्व करें।
देखना ध्यान से, आपको यहां पर बेसिकली y का खुद का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22 और y किसके इक्वल है 5x स्क्वायर प्लस 2 दिस इक्वल्स टू 22। यहां से क्या होगा बताओ 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 20, 5 काटोगे तो 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपके x का वैल्यू। ठीक है, आज यहीं रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास।